प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और कुछ ऐसा होने वाला है जो आपकी समझ के दरवाजे को जरूर खोलेगा। दर्शकों, राजनीति के संदर्भ में आप लोग बहुत कुछ जानते हैं, समझते हैं, जानकारी रखते हैं, लेकिन राजनीति इतनी आसान नहीं होती जितना हम समझते हैं। पहले तो यह समझते हैं कि राजनीति के अंदर हमें कितने समय का एक मौका मिलता है जिंदगी में कुछ करने का, पहले उस प्रक्रिया को समझते हैं। कोई भी व्यक्ति, आप, हम या आम आदमी, कोई भी व्यक्ति हमेशा क्या चाहता है कि उसे अपनी लाइफ के अंदर सिक्योरिटी मिले। यानी अगर वो बिजनेस करना चाहता है तो सोचता है कि बहुत लंबे समय तक उसका बिजनेस चले और उसी के लिए वो मेहनत भी करता है। हम यदि प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं तो भी हम ये चाहते हैं कि नौकरी लग जाए, टाइम पर तरक्की होती रहे। और कुछ लोग जो इनसिक्योर होते हैं अपनी लाइफ से, वो चाहते हैं कि हमें सिक्योरिटी मिले, यानी कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो बल्ले बल्ले एक बार नौकरी ज्वाइन कर ली तो रिटायरमेंट तक की टेंशन खत्म। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि राजनीति करने वालों का भविष्य कितना बड़ा होता है? अगर हमें हर 5 साल के बाद में अपनी नौकरी, अपने व्यापार या हमारी सरकारी नौकरी के अंदर बार बार यदि हमें अपनी योग्यता को साबित करना पड़े तो आप सोचिए कि आपके हालात क्या होंगे। आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, 5 साल के बाद आपको कहा जाएगा आप दोबारा एग्जाम दीजिए, पास हुए तो नौकरी कंटिन्यू, नहीं तो घर जाके बैठ जाओ। आपके हालात क्या होंगे आप समझ सकते हैं। प्राइवेट जॉब के अंदर हर 5 साल के बाद में आपको अपनी योग्यता फिर दिखाने का मौका मिले कि आप अगर पास हुए तो आगे जाएंगे, नहीं तो घर जाइए। आपके हालात क्या होंगे। व्यापार के अंदर यदि आप 5 साल काम कर रहे हैं और उसके बाद आपको फिर कहा जाए कि अब दोबारा से नए सिरे से अपना काम शुरू कीजिए, आपके हालात क्या होंगे। और यही कुछ राजनीति के अंदर होता है। आपको 5 साल के लिए काम करने का मौका मिलता है और उस 5 साल के अंदर आपको अपने आप को साबित करना पड़ता है, नहीं तो आप घर बैठिए, कोई अगला व्यक्ति आगे आएगा। इसीलिए राजनीति एक कांटों का ताज होता है और जिसको पहनने का मतलब है कि आपको हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ेगा और वर्तमान में रहते हुए आपको अगले टेन्योर के लिए काम करना पड़ेगा। अगर आपका ये विजन नहीं है तो आप राजनीति में कामयाब नहीं हो सकते। मुद्दों की राजनीति करके आप थोड़े समय के लिए हवा बना करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद में आपको ज्यादा मौके नहीं मिलते। अब ये सब बातें मैं आप लोगों से क्यों कर रहा हूं, इस बात की गंभीरता को समझते हैं। कोई भी राजनीति के अंदर जब काम करता है, अगर उसकी दूरदर्शिता 15-20 साल या 25 साल की नहीं होगी तो वो राजनीति में कभी भी सफल नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नरेंद्र मोदी जी से पहले जो थी वो अलग तरह की थी, और कांग्रेस की जो आजादी के बाद से राजनीति थी वो थोड़ी अलग तरह की थी। कांग्रेस ने हमेशा वर्तमान में रहते हुए इसी टेन्योर में अगले चुनाव को जीतने की भूमिका बहुत अच्छी तरह से बनाई, और यही कारण है कि वो इतने लंबे समय तक राजनीति में रहे। लेकिन विपक्ष कभी भी ये नहीं कर पाया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर कहूं या ये कह सकता हूं कि विपक्ष के अंदर, यानी कांग्रेस की सरकार के समय विपक्ष की यदि हम बात करें तो ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा दूरदर्शिता को ध्यान में रखते हुए राजनीति की है। और ये किसी अकेले व्यक्ति का काम नहीं हो सकता, ये बात भी निश्चित है। जब तक आपके पास में एक बड़ा समूह नहीं होगा
जो किसी विशेष उद्देश्य को ध्यान में रख करके कार्य नहीं करेगा, तब तक आपको इतनी बड़ी सफलता नहीं मिलती है। अब यह बात भी क्यों कह रहा हूं, इसको भी समझते हैं। बंगाल में चुनाव होते हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगाती है, लेकिन चुनाव हार जाती है। और उसके बाद में बंगाल को उसके हाल पर छोड़ दिया जाता है। लोगों को लगता है कि यह क्या हुआ, अपने कदम पीछे कैसे हो गए। लेकिन राजनीति क्या कहती है? राजनीति यह कहती है कि या तो आप 5 साल इंतजार करें या आप कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करें, क्योंकि यह रास्ता आपको आपकी मंजिल तक लेकर नहीं जाने वाला है। ऐसे में एक इंतजार किया जाता है थोड़े समय का, और यूपी का इलेक्शन आता है। और यूपी के इलेक्शन को जीतने की तैयारी बंगाल चुनाव के हारने के साथ ही शुरू होती है। और यूपी के इलेक्शन जीतने के साथ ही कश्मीर के अंदर अपनी सरकार बनाने की स्थिति शुरू होती है। घटना को सिरे वाइज जोड़कर देखिए, आपको राजनीति समझ आएगी। बंगाल चुनाव के हार के बाद यूपी जीतने की स्थिति, यूपी अगर हम जीतते हैं तो कश्मीर जीतने की स्थिति। और इसके लिए राजनीति के अंदर परिपक्वता बहुत जरूरी है, दूरदर्शिता बहुत जरूरी है। आपको ध्यान होगा, यदि कांग्रेस की मैं बात करूं तो मनमोहन सिंह जी मनरेगा लेकर आए और उसके बाद में स्थितियां बदली। और राइट टू इंफॉर्मेशन, बहुत सारे ऐसे काम थे जिन्होंने उनके अगले टेन्योर की नींव रखी। तो लोग उनके बाकी कामों को भूल गए और अच्छे कामों को याद रखे, चाहे उनके अपने फायदे के लिए थे, लेकिन लोगों ने उनको दोबारा मौका दिया, जबकि उम्मीद ऐसी नहीं थी कि ऐसा होगा। और यही राजनीति नरेंद्र मोदी जी अच्छी तरह से समझ चुके हैं, और वो पूरी उसी तरीके से काम कर रहे हैं जैसे नेहरू जी ने, इंदिरा गांधी जी ने दूरदर्शिता रखते हुए बहुत लंबे समय तक भारत के अंदर राज करने की जो योजनाएं बनाई, नरेंद्र मोदी जी ठीक उसी तरह के पैटर्न पर चल रहे हैं। लेकिन दो तरह की राजनीति होती है। एक राजनीति होती है देश को आगे बढ़ाने की राजनीति, एक होती है देश के फायदे से ज्यादा अपने फायदे की राजनीति करना। यह एक बहुत बड़ा बेसिक फर्क होता है। नरेंद्र मोदी जी की राजनीति के अंदर देश सर्वोपरि है, बाकी सब कुछ बाद में है। लेकिन एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग क्यों है आप जरा समझिए। कश्मीर पर फिल्म आती है और रिलीज डेट यूपी चुनाव के बाद की है। उसके साथ ही आने वाले समय के अंदर कश्मीर में चुनाव करवाने हैं। धारा 370 हट चुकी है, पीओके लेना है। अगर लेना है तो कश्मीर में सरकार बनानी है। सरकार कैसे बनेगी? अगर हम बाकी राज्यों में अच्छा नहीं कर पाए तो बंगाल का हमने अनुभव लिया है। ऐसे में एक काउंटर राजनीति क्या कहती है? काउंटर राजनीति ये कहती है कि लोगों को साथ में लेकर के और ऐसी राजनीति की जाए जिसमें देश का भला हो और देश के उन मुद्दों को सुलझाने का भी जिसके अंदर हिम्मत हौसला हो, उस तरह की राजनीति से एक बहुत बड़ा लाभ लिया जा सकता है। और राजनीति कर रहे हैं तो लाभ तो लेना ही होगा, बिना लाभ की राजनीति कभी चलती भी नहीं है। अगर आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको अपने दुश्मनों को ध्यान में रखते हुए उनके आधार पर आपको अपनी रणनीति बनानी होगी, वरना आप युद्ध कभी नहीं जीत सकते। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के अंदर कर्ण को मारने के लिए अलग रास्ता रखा, भीष्म पितामह को मारने के लिए अलग रास्ता अपनाया, द्रोणाचार्य को मारने के लिए अलग रास्ता अपनाया। यानी जैसे सामने वाला था उसको किस आधार पर मात दी जा सकती है, उसी आधार पर वो अपनी रणनीति बनाते थे और अर्जुन को कहते थे तुम ये करो।
वर्तमान में भी जिस तरह से पिछले 70 सालों के अंदर जिस तरह की राजनीति भारत के अंदर अपने पैर जमा चुकी है, अगर उनको कमजोर करना है और एक नई राजनीति स्थापित करनी है तो बहुत कुछ तो ऐसा होगा जो लीग से अलग हटके करना होगा। ऐसे में टाइमिंग को आप देखिए, ये टाइमिंग शुरू होती है बंगाल चुनाव की हार के साथ में। अगर बंगाल चुनाव जीतते तो किसी और तरह की परिस्थितियों का निर्माण होता, राजनीति किसी और दिशा में जाती। लेकिन बंगाल चुनाव के रिजल्ट के बाद में लक्ष्य वही है, रास्ता बदल गया। और रास्ता कैसे बदला कि जो हिंदू सोया हुआ है, जो बंगाल चुनाव के अंदर नहीं जागा और अपनी ताकत को नहीं पहचान पाया, कहीं पर कुछ कमी रह गई, उस कमी को कैसे पूरा किया जाए, इसके लिए एक नया रास्ता अपनाना पड़ेगा। और ये हमें अपनाने के लिए मौका कब मिलेगा? जब यूपी के चुनाव हो जाएंगे। और जैसे ही यूपी के चुनाव होते हैं, एक फिल्म रिलीज होती है कश्मीर पर और हिंदुओं को जागने का एक मौका मिलता है। यह मेरा एक राजनीतिक विश्लेषण है और मैं ये अच्छी तरह समझ सकता हूं कि अगर यूपी के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती तो यह फिल्म भी रिलीज नहीं होती। लेकिन इस जीत के साथ एक बड़े कदम की तैयारी हुई है। लोगों की भावनाओं को सही दिशा में जगाने का काम हुआ है और इसके साथ ही कश्मीर के लिए एक माहौल तैयार हुआ है। न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व के पटल पर कश्मीर की एक सही स्थिति दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया गया है। और यह राजनीति का वो मास्टर स्ट्रोक है, इसे ही कहते हैं राजनीति का चाणक्य। आपका एक एक कदम इतना सधा हुआ होता है कि दुश्मन को यह भी नहीं पता लगता कि अगली चाल क्या चली जाएगी। पीओके लेने के लिए एक नई रणनीति का हिस्सा बंगाल चुनाव की हार के साथ ही तय हो गया था और स्टेप बाय स्टेप चीजें चल रही हैं। इसका फायदा कश्मीर के अंदर चुनाव होंगे उसमें होगा। इसकी वजह से कश्मीर के जो राजनीतिक दल हैं, जो पुरानी पैठ रखते हैं, उनका मनोबल टूटेगा, उनकी स्थिति कमजोर होगी और वहां पर एक विचारधारा को पनपने का मौका मिलेगा। कश्मीरी पंडितों को जो विस्थापित हैं उनको पुनर्स्थापित करने का एक रास्ता खुलेगा और विश्व के पटल पर जो पाकिस्तान अब तक अपनी राग अलापता है उसे अब मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि जो फैक्ट्स वो दुनिया के सामने रखता आ रहा था वो झूठे थे और सही फैक्ट्स इस बार इस फिल्म के माध्यम से दुनिया के सामने आए हैं। और इस फिल्म का विरोध खुलकर क्यों नहीं हो पा रहा? समर्थन तो बहुत हो रहा है, लोग नहीं बोल रहे, ये भी ठीक है, लेकिन विरोध कोई क्यों नहीं कर रहा, बोल क्यों नहीं पा रहे? और एक आध ने अगर हिम्मत भी की तो थोड़े समय बाद चुप हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जो कहा गया, जो दिखाया गया, वो झूठ नहीं है, ये बात हर इंसान जानता है। और इसीलिए इस बात को काउंटर करने के लिए विरोधियों के पास कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए उनको ये चीज बर्दाश्त करनी पड़ रही है। ऐसे में ये माइंड गेम है। एक होता है हथियारों से लड़ाई और एक होता है हौसलों की लड़ाई। कश्मीर हथियारों की लड़ाई से नहीं आएगा, हौसलों की लड़ाई से आएगा। और यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और मेरा यह मानना है, मेरा निजी मत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अकेले नहीं है इसमें। उनके पीछे भी एक थिंक टैंक काम करता है जो एक बहुत बड़े उद्देश्य को लेकर के भारत में काम कर रहा है, भारत को पुनः स्थापित करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। और इस बार वो अपनी हर गलती को, जो पहले कभी हो चुकी है, जिसकी वजह से बार बार हम डिफीट खाते आए हैं, हम कांग्रेस को या यूं कह लीजिए उन विचारधारा को नहीं हरा पाए जो इस देश को आगे बढ़ने में बाधक थी। इस बार इस समय पर हर उस गलती को समझ करके एक एक कदम नपातुला आगे बढ़ाया जा रहा है और परफेक्ट टाइमिंग के साथ काम हो रहा है। धारा 370 हटी, उसकी टाइमिंग आपको ध्यान है। राम मंदिर बना, उसका रास्ता आपको पता है किस तरह से कोर्ट के थ्रू वो चीज हुई है। यानी रियल फैक्ट्स कोर्ट के सामने रखे गए और कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी
उसको डिनाई नहीं कर पाया, उन्हें जस्टिस करना पड़ा। और यही कुछ ऐसा होगा कि पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करके उसे मजबूरी में थाली में परोसकर कश्मीर हमें लौटाना पड़ेगा। इस और ये बढ़ते कदम है। दर्शकों, राजनीति का अनुभव मुझे है। मैं बेशक राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं किसी पार्टी से जुड़ा नहीं हूं, ना मेरा कोई राजनीति का कोई इरादा रहता है, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते ग्रहों का आकलन और व्यक्ति विशेष की कुंडली के आधार पर उसका प्रेडिक्शन और इन दोनों को मैच करके उसके भावी रणनीति का क्या एक्शन हो सकता है, इसको एनालिसिस करने में मुझे 1% भी प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत सटीकता के साथ मुझे अच्छी तरह बात समझ आती कि अगला एक्शन व्यक्ति का क्या होने वाला है, क्योंकि ये परिस्थितियां उसे इस ओर लेकर ही जाएंगी। अगर कोई व्यक्ति एक दिन की व्यवस्था करके अपनी कार में जयपुर से दिल्ली की रोड की तरफ निकल रहा है, तो मैं ये आसानी से समझ सकता हूं कि भाई वो दिल्ली की तरफ जा रहा है, क्योंकि परिस्थितियां वर्तमान की भविष्य की ओर इशारा अवश्य करती है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारत की राजनीति के चाणक्य इस समय पर काम कर रहे हैं और बहुत बड़े टारगेट को लेकर के काम कर रहे हैं। हमारी सोच, हमारी समझ उससे बहुत परे। और ये बात जो राजनीति करते हैं उन लोगों को अच्छी तरह समझ आती है, और इसीलिए उन लोगों को खतरा ज्यादा नजर आता है कि अब उनकी राजनीति उखड़ रही है। या तो वो मुख्य धारा में शामिल हो, अगर ऐसा करते हैं तो उनकी अपनी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, और अगर नहीं शामिल होते हैं तो राजनीति के दरवाजे बंद हो रहे हैं। क्या करें, इधर कुआं इधर खाई, समझ नहीं आ रहा क्या करें। ऐसी स्थिति इस समय पर उन राजनीतिक लोगों की हो गई है जो निहित स्वार्थ की राजनीति कर रहे थे। और यह बहुत बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है भारत की राजनीति के लिए, और किसी भी देश की राजनीति में ऐसा होना ही चाहिए। वहां का शासक, वहां जिस पार्टी की भी सरकार हो, वो उस देश को लेकर के अगले 20 से 25 सालों की रणनीति बनाकर यदि काम नहीं कर रही है, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। उदाहरण हमारे सामने है, चाइना को ले लीजिए, सिंगापुर को ले लीजिए, मलेशिया को ले लीजिए, अमेरिका तो ऑलरेडी ये सब कुछ बता ही चुका है, रशिया को देख लीजिए, और भारत में भी बहुत समय बाद ऐसी सरकार बनी है जो 20 से 25 साल का विजन लेकर के चल रही है। दर्शकों, राजनीतिक विश्लेषण है शुद्ध रूप से मेरा ये, और इसमें मैं कहूं कि एस्ट्रोलॉजी, तो चूंकि मुझे एस्ट्रोलॉजिकल तो ये सारी बातें दिख ही रही हैं और बहुत साधारण शब्दों में आपके सामने रख रहा हूं। जब विश्व के अंदर एक नई विचारधारा का जन्म होना है, भारत को विश्व गुरु बनना है, विश्व के अंदर और देश जो शक्तिशाली देश है उनकी शक्तियों में कमी होनी है, तो कुछ तो ऐसा होगा जो वर्तमान में बहुत बड़े परिवर्तन की ओर हमको लेकर जाएगा। और अगर उसका आकलन मैं कर रहा हूं तो हो सकता है मेरे शब्दों से किसी वर्ग विशेष को या किसी राजनीतिक पार्टी को थोड़ी सी असुविधा हो, लेकिन मैं सच्चाई सामने रख रहा हूं। मेरी सच्चाई सामने ना रखने से स्थितियां नहीं बदलने वाली हैं, लेकिन सच्चाई सामने रखने से अभी भी लोगों को मौका मिलेगा अपने आप को बदलने का, अपने आप को सुधारने का। अगर फिर भी ना कहें, फिर भी ना करें, तो फिर भगवान भरोसे जो होना है वो तो होके रहेगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि वर्तमान के अंदर, राजनीति के अंदर चाणक्य नीति काम कर रही है। चाणक्य नीति का मतलब यहां पर अमित शाह जी को लगाकर मत देखिए आप। यहां अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, ये ऐसा नहीं है कि केवल दो व्यक्ति। अगर मैं यहां पर कहूं तो हिंदूवादी विचारधारा और भारत को सनातन धर्म के अंदर अग्रणी बनाने वाली भूमिका, वो विचारधारा, और भारत को विश्व गुरु बनाने वाली विचारधारा, यहां इस समय वो काम कर रही है। और जब वो काम करती है तो आपको
कोई दूसरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। इसको भी उदाहरण से समझा देता हूं। आज वीडियो बहुत लंबा होगा, लेकिन बनाना बहुत आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियां मुझे बाध्य कर रही हैं वो सब चीज कहने के लिए। आप देखिए, यदि एक राज्य के अंदर राजा चोर हो, बेईमान हो, तो क्या उस राज्य के बाकी बेईमानों को यह कहने की आवश्यकता पड़ेगी कि चोरी करो, बेईमानी कर लो? वो अपने आप समझ जाते हैं कि अब हमें मौका मिल रहा है, हमें अपना काम करना चाहिए। और यदि एक शासक ईमानदार हो जाए तो क्या चोरों को यह कहने की जरूरत पड़ती है कि तुम अब चोरी मत करना वरना फंस जाओगे? वो समझदार होते हैं, अपने आप समझ जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इसी तरह से एक विचारधारा जैसे ही जन्म लेती है, उस विचारधारा को मानने वाले लोग, उस दिशा में काम करने वाले लोग अपने आप सक्रिय हो जाते हैं। उनका आपस में कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन अपने आप सक्रिय हो जाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि विचारधारा बहुत महत्वपूर्ण होती है। रावण के मर जाने से लंका में शांति नहीं आई, बल्कि रावण की विचारधारा के अंत के साथ विभीषण के आ जाने के कारण से एक अच्छी विचारधारा का वहां जन्म होता है। यह बहुत गहन विषय है, इसे समझना चाहिए हमें। यह चीज हमारे जीवन पर भी एप्लीकेबल होती है। जब जीवन में हमारे अंदर सकारात्मक विचार आते हैं तो परिस्थितियां हमारे जीवन की बदलने लगती हैं। इसे कहने की आवश्यकता नहीं कि परिस्थितियां कब बदलेंगी, आपकी सोच के साथ ही आपकी परिस्थितियां बदलने लगती है। और जैसे ही बुरा वक्त आता है, हमारी सोच भी नकारात्मक होने लगती है। एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है हमारी सफलता और असफलता के बीच के अंदर। इसीलिए एक बड़े लक्ष्य की ओर भारत के कदम अब बहुत तेजी से आगे बढ़ चुके हैं और अब इसे रोकना लगभग नामुमकिन है उन विरोधियों के लिए। और इसीलिए मैंने अपने कई वीडियो में कहा भी था, ये धर्म युद्ध है। और इस धर्म युद्ध के अंदर बीच में कुछ पड़ाव ऐसे आएंगे जब आपको धर्म हारता हुआ नजर आएगा, लेकिन अंततः जीत सत्य की होगी। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने आपको एक बहुत बड़े विजन की ओर इशारा किया है। ज्यादा खुल के मैं क्या बोलूं, समझदार को इशारा काफी है। इसीलिए बड़े गर्व के साथ सीना चौड़ा करके इस समय हमें यह बात स्वीकार करनी चाहिए कि एक अच्छी विचारधारा का सूत्रपात भारत की भूमि से हो चुका है, जो पूरे विश्व को एक नया सूर्य, एक नया उजाला, एक नया सुनहरा दिन दिखाने वाली है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।